खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि पीस डायलॉग सीरीज़ और फेसेस पाकिस्तान ने मिलकर सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर मुकालमों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और आज का हमारा बहुत ख़ास टॉपिक है चाइल्ड लेबर, जिसके लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर मुनज़्ज़ा असलम को। डॉक्टर मुनज़्ज़ा असलम, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप एक इंटरनेशनल एजुकेशन इकोनॉमिस्ट हैं और आपने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी सालों से आप इनके साथ मुंसलिक रही हैं। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में इदारा तालीम और आगाही के साथ तकरीबन कोई 14 बरस से आप उनके साथ मुंसलिक हैं और इसके साथ साथ आपने यूनेस्को और डीएफआईडी और वर्ल्ड बैंक को भी आपने एडवाइजरी दी है एजुकेशन के हवाले से। और इसके साथ साथ आप मैनेजिंग पार्टनर भी हैं ऑक्सफोर्ड पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड एनालिसिस, जो कि पाकिस्तान के ई कॉन्टेक्स्ट में आपने बहुत सारे इश्यूज़ को आपने देखा है और उसकी रिकमेंडेशंस और पॉलिसी लेवल पर रिसर्च आपने करके दी है और वो काफ़ी उस चीज़ से लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर मुनज़्ज़ा, आपने आज हमें ज्वाइन किया आज का, क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है और मैं चाहूँगी कि आपका, क्योंकि सेंट्रल इंटरेस्ट भी जेंडर सेंसिटिविटी है और लड़कियों के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है, मैं चाहूँगी कि हमारा सबसे पहला जो सवाल है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पस मंज़र जो हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से एक इकोनॉमिक रिग्रेशन आया वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बिलखसूस, जिसकी वजह से बच्चों पर काफ़ी असरात इनके पड़ेंगे। आप इस चीज़ को किस नज़र से देखती हैं? चाइल्ड लेबर को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं? और अगर बच्चियां जो हैं अगर वो भी स्कूल से निकल जाएं तो इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप प्लीज़ थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिएगा कि चाइल्ड लेबर क्या है बेसिकली और इसके क्यों हमें इसके बारे में हमें फ़िक्रमंदी की ज़रूरत है। So thank you, Ziba, for this particular question. I think the key here is that स्कूल बच्चों का इशू था जो आपने जिक्र किया है। पाकिस्तान के अंदर over 22 million आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। Out of school बच्चों के साथ साथ and we know that in particular parts of Pakistan in particular there is a larger percentage of girls. लड़कियां ज़्यादा chances हैं, ज़्यादा फीसद लड़कियां हैं जो स्कूलों में दी जाती हैं, जो out of school थी. Even before this pandemic hit, we had this issue in Pakistan and we are aware of it. So एक तो इशू ये हुआ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का। दूसरा इशू जो पाकिस्तान के अंदर प्रेवलेंट था, जो एक्चुअली प्रेवलेंट है वर्ल्ड वाइड, जिसको हम एक लर्निंग क्राइसिस कहते हैं, वो बेसिकली था कि पाकिस्तान इज ऑल्सो फेसिंग द चैलेंज कि जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उन बच्चों की लर्निंग उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल पे आप कहें कि वो एक कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर रहे हैं जो उनके लिए यूजफुल हैं as for their future productivity. Now, in both regards, the government has made great strides. Now, this government has made great efforts to try and bring children into that are out of school into school, and similarly, efforts have been made कि जी quality of schooling improve की जाए ताकि बच्चों के learning outcomes improve करें। आपने जिक्र किया था जब आपने मुझे introduce कराया था कि मेरा ताल्लुक मेरी एक बहुत strong association है एक organization के साथ, इदारा तालीम व आगाही के साथ। और मेरी बहुत पुरानी उनके साथ एसोसिएशन है और बेसिकली वन ऑफ द थिंग्स, आई डोंट नो अगर आपके व्यूअर्स अवेयर हैं या नहीं है, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट इदारा तालीम व आगाही ITA जो करते रहे हैं वो है पिछले 10 सालों से वो इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जिसने बेसिकली बच्चों के लर्निंग आउटकम्स के ऊपर डेटा कलेक्ट किया है और वो करते हैं कि जी बेसिक कॉम्पिटेंसीज पे कि बच्चे की लिटरेसी लेवल क्या है, न्यूमरेसी लेवल क्या है, उर्दू जुबान में क्या है, एंड इन एडिशन टू दैट वो थोड़े से और इंडिकेटर्स भी कलेक्ट करते हैं। नाउ ओवर द लास्ट 10 years और सो हमने ये देखा है कि बच्चों के लर्निंग लेवल्स जो हैं वो पर्टिकुलरली पुअर हैं पाकिस्तान वाइड में। In some areas they're better, in some areas they're worse, but the other thing that we've noticed is that they are persistent.
So आपको थोड़ी improvements नजर आती हैं, but not to a large extent. And that is something that we are worried about as educationists, as activists, that why is that happening? You know, children, unless if a child is going to school and not learning, what's the purpose of that school? Eventually, even parents will say, if a child is not gaining the skills, then I'm not going to send that child to school. So that quality of schooling and the learning experience becomes very important if we want to retain बच्चों को school के अंदर. Now, दो तीन बातें आपके सवाल के जवाब में मैं और कहना चाहूंगी. एक तो ये कि जो कोविड का क्राइसिस है उसने दुनिया भर को हिट किया है, बट दो तीन recent news worthy statistics हैं जो basically they put the extent of the damage of the pandemic in perspective. तो गेट्स फाउंडेशन की एक recent report आई थी जिसने ये estimate किया है कि जो इस क्राइसिस की वजह से the number of people living in what is called extreme poverty, यानी कि वो लोग जो day to day survival जिनका मुश्किल है, वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे 7% यानी 7% बढ़ गया है. यानी कि additional 7% of the global population is now living in what we call extreme poverty. So you can already imagine that some of these people are likely to be in our country as well. Now we also know that इस पैंडेमिक की वजह से और बहुत सेटबैक्स हुए हैं. ये सेटबैक्स सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, एंड इनकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत far reaching है. So one of the statistics that I did want to mention was that in 25 weeks, 25 हफ्तों में दुनिया ने 25 साल की इम्यूनाइजेशन रेट सेटबैक फेस किया. यानी कि इम्यूनाइजेशन रेट्स जो थे, जो आप टीके लगाते हैं बच्चों को to protect them against certain illnesses, उसका जो हमने 25 साल का जो हमने गेन किया था, we've lost it in a matter of 25 weeks. And don't forget that Pakistan unfortunately still happens to be one of the only countries in the world जिसने अभी तक पोलियो को eradicate नहीं किया. तो I mean हम अब एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे खैर ख्वाह हैं मुल्क के, they are fighting battles on different fronts now. And so the other thing to bear in mind, now coming back directly to your question on girls, unfortunately now there are a couple of things to remember in this. इस pandemic ने हम सबकी जिंदगियों को बहुत affect किया है. आपकी जिंदगी को किया होगा, मेरी जिंदगी को किया है, हमारे बच्चों की जिंदगी को किया है, हमारे फ्रेंड्स की जिंदगी को किया है, in ways that we did not imagine हो सकता था. Now एक चीज जो मैंने पेंडेमिक जब शुरू हुआ तो सुनी, जो मुझे थोड़ा सा एकदम से हिट की, वो ये थी कि लोगों ने कहा कि the world is united, finally we are all facing the same pandemic, so we're essentially हम सारे जो हैं united हैं, we are together in the same storm. तो I agree, ठीक है, कि इस पैंडेमिक की वजह से we are all facing the same pandemic. तो essentially जो तूफान है जिसमें हम सब घिरे हुए हैं वो एक है, लेकिन we have to take this a little bit further. इस तूफान को आप अगर आप इमेजिन करें कि हम एक समंदरी तूफान में घिरे हुए हैं, तो कुछ लोग हैं जिनकी कश्तियां जो हैं, जिनके बोट्स हैं, वो बहुत सॉलिड हैं और वो लोग विदस्टैंड कर पाते हैं उन तूफानी हवाओं को या लहरों को, और कुछ लोग हैं जिनकी कश्तियां बहुत वीक हैं. So the truth is कि it's exactly the same situation कि हम सब इस तूफान में घिरे हुए हैं, लेकिन जहां पर कुछ लोगों के पास वो टूल्स हैं to fight off this storm better, कुछ लोगों के पास वो टूल्स नहीं है. So unfortunately इस पेंडेमिक ने हमें बहुत ज्यादा हमारी दुनिया की फ्रेलिटी को एक्सपोज कर दिया है, और unfortunately कुछ लोग हैं जो ज्यादा disadvantaged हैं, and one of those groups of people who are more disadvantaged happen to be girls. Now why do I say that it happens to be girls? It's a fact कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के लड़कियां still remain what we call marginalized, यानी कि वो एक ऐसे कस्प पे ऑलरेडी बैठे होते हैं घराने हमारे मुल्क के, जिनके पास खाने को नहीं है इतना, जिनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जिन्होंने डिसीजन करनी है कि आज के हमने अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से किन बच्चों को स्कूल भेजना है और किन को नहीं भेजना,
या कौन सा बच्चा है जो काम पे जाएगा और कौन घर पे काम करेगा। सो एक जैसे कह लें आप ऑलमोस्ट एक क्लिफ एज पे कई फैमिलीज हैं जो हमारे मुल्क की, जो अंदरून सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, केपी हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में हमारे बहुत ऐसे खानदान हैं जिसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग अनफॉर्चुनेटली करनी पड़ती है। तो जब वो आप कास्ट पे बैठे हैं तो ऑफन एक छोटी सी चीज होती है हमारे लिए, जो हम कहते हैं एक छोटी चीज है, उस खानदान के लिए तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बड़ी चीज है। एक चीज है जिसने उनकी डिसीजन मेकिंग को फौरन इफेक्ट करना है, या उस खानदान में फॉर एग्जांपल दे हैव लॉस ऑफ इनकम, बाप की नौकरी चली गई, या किसी बच्चे को माजूरी हो गई, या कोई किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, या कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए, या उस इलाके की जो क्रॉप्स थे, यानी जो उसकी जो फसल थी वो किसी वजह से उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। So these factors, any one of these could potentially alter the decision for a girl to go to school or not. Now, so this जो अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल क्लोजर पीरियड हुआ है कोविड के दौरान, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट बच्चे। हर एक अफेक्ट हुआ है, हर एक का लर्निंग लॉस भी टू सम एक्सटेंट है कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन आप खुद देख लें कि कुछ बच्चे हैं हमारे अर्बन इलाकों में, लाहौर शहर हो गया, कराची हो गया, उसके अंदर भी इतनी डाइवर्सिटी है, जिनको ऑनलाइन स्कूलिंग मिली, जिन्होंने गवर्नमेंट की कुछ चीजें एक्सेस की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर के अंदर एक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन या बिजली नहीं आई या वो कनेक्शन नहीं था। तो अब उन बच्चों के लिए जो डिस्टेंस हो गया क्रिएट लर्निंग का, वो तो बहुत बड़ा है ना। उस गैप को आप देखें तो वो बहुत ज्यादा वाइडन हो गया। बेसिकली अब अगर हम थोड़े से एस्टिमेट्स देखें तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लड़कियां ऐसी होंगी जो अनफॉर्चुनेटली कोविड खत्म भी हो गया जब इंशाल्लाह वो बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी। मिलियंस। मलाला फंड के एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 20 मिलियन लड़कियां हैं सेकेंडरी स्कूल एज की वर्ल्ड वाइड जो स्कूल वापस नहीं जाएंगी। नाउ we know that this is going to come, so what is now coming to the final part of your question, what is the economic fallout of this? Now देखिए, हमें ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है कि लड़कियों की एजुकेशन जो है वो क्रिटिकल है। Not why is it critical? एक तो ये कि लड़कियां are 50% of the population, so if you are not educating them and equipping them with the human capital, then you are essentially kind of not doing that for 50% of your potential labor force. एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा देखिए, अगर लड़की पढ़ लिख कर ना भी जाए लेबर मार्केट के अंदर, फॉर्मल लेबर मार्केट के अंदर, यानी किसी नौकरी को ना करे या घर पे भी बैठी हो, तो वो उसकी एजुकेशन जो है उसे एक बेहतर माँ, एक बेहतर फैमिली मेंबर बना देती है। ये जनरेशन संवरती हैं फ्रॉम एन एजुकेशन ऑफ अ गर्ल। So girls education also prevents them from early marriage. तो एक लड़की जो पढ़ रही है उसकी early marriage के chances कम है। Birth rates are going to be more stable and lower because of a girl's education. Educated mothers make better decisions about their own children's education and about their own children's futures. So there are multiple reasons why we need to invest in a girl's education. And so if the economic fallout, अगर लड़कियां ज्यादा स्कूलों से बाहर होंगी तो क्या होगा? हमारे already high girl child marriage rates will increase even more. Another thing that we can already anticipate, देखिए 90% आपके घरों के अंदर जो काम करती हैं child workers हैं, domestic workers, वो लड़कियां हैं, ठीक है? There's going to be even more. आपकी एक ऐसी situation है जिसके अंदर you keep having cases like Zara Shah's case, you have abuse cases, you have all kinds of incidents, some of which get reported in the media और कई हैं जो नहीं आते लाइट के अंदर। तो वो cases unfortunately have the likelihood of increasing. The chances of that happening are also going to increase. तो ये चीजें जो हैं, ये we can expect more and more the burden of work। घरों के अंदर लड़कियां काम करेंगी, जब एडल्ट्स को नौकरियों पे जाना पड़ेगा, हो सकता है कि उनके घरों की केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएं because of illnesses. So there are all kinds of and exploitation and unfortunately abuse can also increase. So there's lots of things that
potentially can go wrong. So we need to be mindful of that. And ये numbers जो हैं unfortunately पहले ही थे, लेकिन अब ये numbers chances are ज़्यादा increase करेंगे. So just to say, globally there are 2-3 things that I think we need to be mindful जो होनी ज़रूरी है to prevent this from happening, not just in Pakistan but globally. I think one is transformative change के लिए we need to have political will of leaders and coordinated effort. So हमारे मुल्क के अंदर we have a great government trying to make really, I mean, I feel sorry for governments आजकल दुनिया भर में, because they are fighting battles that nobody has fought before. So they need to really work on making sure that the leadership remains politically committed to ensuring results. Transformative change के लिए हमें also coordinated चाहिए. देखिए एक हमें हमारी devolution of power हो चुकी है, provinces are responsible. At the same time, we need to have some kind of coordinated mechanism across the country as the whole, on the whole. उसके अलावा देखें 2-3 चीजें और. Already हमारे education expenditures बहुत low रह चुके हैं. Comparatively अगर हम देखें अपने South Asian neighbors की तरफ देखें या हम globally देखें, Pakistan's education expenditures are already low, but now is not the time to have them this low. We need to probably really deepen the extent to which hum invest karte hain, dig deeper into our pockets. It needs to be done. अगर उसका मतलब ये है कि हम कहीं और से कट कर रहे हैं, military expenditure से कर रहे हैं, कहीं और से करें, we have to do it. It's the need of the day. This pandemic really requires coordination and financial impetus from various parts. And finally, I think one of the things that I would like to say is that we also need to, as an education community, even in Pakistan, I don't want to say that I want to go back to the normal in education in Pakistan. It's not a normal I aspire to. ठीक है? Already हम बहुत कोशिशें कर रहे थे to improve the education system. We don't want to go back to that same normal. Maybe this pandemic is a way for us to kind of be shaken and think of, okay, how do we become creative in bringing all of these out of school children back into our schools? How do we improve the schooling system itself? What can we do to make the lives of all of these children, and particularly the most vulnerable and the most disadvantaged, which unfortunately will happen to be girls in many areas of Pakistan, back into the schools? देखिए, जहाँ पर पेंडेमिक का सवाल आ गया है और ये भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में इजाफा ज़्यादा आएगा और चाइल्ड लेबर तो एक तरह से इनएविटेबल है, क्योंकि ये तो और ज़्यादा बढ़ेगा जिस इकोनॉमिक रिग्रेशन आएगा. तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए है? आप क्या सजेस्ट करती हैं कि गवर्नमेंट क्या करे? स्टेप्स क्या है, वो रिकमेंडेशंस क्या हैं उनके लिए जो पॉलिसी लेवल पर वो कर सकते हैं और बच्चों तक स्कूल का एक्सेस भी मेंटेन रह सके? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि we have these different kinds of crises. We have a situation where we are already anticipating कि लड़कियां और बच्चे generally are going to be not in school. So out of school बच्चों की तादाद chances are कि बढ़ेगी अगर हम कुछ करें ना उसके बारे में. और हम particularly concerned हैं लड़कियों के बारे में, because as I've already said, जो मैंने आपको highlight किया ना, तो इस situation के अंदर हमें क्या करना चाहिए as a government? हम क्या advice दें government को कि हमारी government क्या करे? कुछ बातें तो मैंने पहले आपको कही हैं कि देखिए, we need the finances. आपका domestic expenditure on education needs to be in place. It needs to be at a level where we can invest in our education systems and invest in the right way. So आपकी एक लातादाद army of teachers है, who you have trained, who you have in government schools, but they need to be retrained. They need to be told how do you handle a situation where you have children who have not been learning anything for months on end, जिनके already vulnerable learning
capabilities are likely to be even further reduced, right? And then we also need to train them in ways of how maybe some kind of hybrid models. So there's not what to do in case school closures need to be done again, because this virus still hasn't left us, and we don't know when it's going to leave us. So there's a lot that needs to be done as far as education systems are concerned. लेकिन अगर हम देखें कि हम इन बच्चों की vulnerabilities, particularly for example वो बच्चे या वो लड़कियां जो on the edge हैं, on the cusp हैं, either of not going back to school, या वो बच्चे जो for example are likely to enter into child labor, या वो लड़कियां even जो count भी नहीं होंगी हमारी statistics में as being in child rape, सिर्फ ये कहा जाएगा कि वो बच्ची स्कूल नहीं जाती, लेकिन actually in reality the truth is कि वो बच्ची घर में काम कर रही है, हो सकता है 18 घंटे कर रही है, 15 घंटे कर रही है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर रहे और कंसिडर ही नहीं कर रहे. तो हम क्या करें? देखें, as policy makers we will have to be very mindful of a number of factors. We can't put blanket bans. अगर हम कह दें कि जी child labor नहीं होगा, it's not going to work. The truth is that हमें बहुत mindful होना पड़ेगा of the situation जो हमारे मुल्क में लोग face करते हैं. जो लोग हमारे मुल्क के अंदर जिनको खाने के प्रॉब्लम्स हैं, जिन्होंने कमा के खाना है, जिनके बच्चों ने बाहर जाके कमाना है, वो आपकी ब्लैंकेट बैन या लेजिस्लेशन जो कि है चाइल्ड लेबर इज बैन्ड, it's not going to be an effective tool, because what will happen is it will go underground. And what will also happen is that people will still have to send their children to work, but what they will end up doing is that they'll do it in a way that it becomes कि वो visible ना रहे. तो ये चीज हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी या उसके बारे में हम बात करना छोड़ देंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती. वो एग्जिस्ट करती है, and it's even more dangerous for the child because the child is then not protected in any way because we don't know that that child officially exists, right? As far as work, for example, is concerned. So we can't do that. We also need to, एक और possibility जो दुनिया में, for example, explore की गई है वो cash transfers हैं कि जी कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल में अट्रैक्ट करने के लिए अगर हाउस होल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट इज पॉवर्टी, राइट? कि एक घर गरीब है, वो घर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो उस गुर्बत की वजह से अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, वो बच्चा काम पे जाता है. तो हम कहें कि जी आप किसी फॉर्म ऑफ एक उनकी असिस्टेंस प्रोवाइड करें, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें या कैश ट्रांसफर डायरेक्टली फैमिलीज को प्रोवाइड करें. देखिए इसके अंदर भी नीड टू बी वेरी केयरफुल from policy perspective, because the truth is कि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा उस घर ने उस बच्चे को काम पे क्यों भेजा है, हम एक blanket policy नहीं कर सकते because वो effective नहीं होगी. And I'll give you the example of a cash transfer. So एक बच्चा अगर household poverty की वजह से काम पे नहीं जा रहा, तो फिर तो हाँ, हम अगर उस घर को some financial assistance provide करें तो it's fine. वो chances are कि वो बच्चा वो assistance will help that child go to school. मगर अगर एक रीजन है कि वो बच्चा काम पे जा रहा है और स्कूल नहीं जा रहा बिकॉज कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, उसके अंदर मायूब समझा जाता है कि वो लड़की फॉर एग्जांपल स्कूल जाए, या वहां पे स्कूल इतना दूर है कि उस लड़की के लिए, स्पेशली अगर वो एक ऐसी उम्र की है जिसके अंदर उसका अकेले जाना नहीं ठीक, तो उसके अंदर वो बच्ची नहीं स्कूल भेज जाएगा. आप जितना मर्जी उस फैमिली को फाइनेंशियली असिस्ट कर लें, उस फैमिली ने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजना. तो आपकी वो पॉलिसीज उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए. और पाकिस्तान के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक एग्जांपल दूंगी एक प्रोग्राम की सदर्न पंजाब में जिसने इस नुआंस को, इस कॉन्टेक्स्ट को समझ के इम्प्लीमेंटेशन की, एंड इट सॉ ग्रेट रिजल्ट्स. सो इट्स वर्थ काइंड ऑफ पॉलिसी मेकर्स लुकिंग एट दैट. लेकिन 2-3 और फैक्टर्स भी हैं. आपको बहुत ज्यादा डीपली ये देखना पड़ता है कि there are multiple factors at play when households are making the decision कि एक लड़की स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी. तो अगर एक लड़की का काम घर के लिए पानी लेके आना है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के अंदर पानी नहीं आ रहा, पाइप पानी, उसको पानी लेके आना है, या उसने घर के लिए खाना पकाना है, whatever the reasons are, आपने उनको for some reason you have to consider and address those. तो अगर आप पाइप्ड वाटर घरों में प्रोवाइड करेंगे, आप गार्बेज कलेक्शन फॉर एग्जांपल इफ दैट बिकम्स अ जॉब फॉर अ चाइल्ड, उसको करेंगे, आप अगर इन नुआंसेस को देखेंगे तो आपकी पॉलिसीज आर लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव देन ब्लैंकेट बैन्स.
So investing, for example, in wider community infrastructure is likely to be more helpful. और एक और चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देखिए इंटरनेशनल जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जब लिटरेचर को देखते हैं, वन थिंग दैट हैज कम आउट इज दैट पॉलिसीज जो बच्चों को, जो दोज पॉलिसीज दैट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट, कि बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट ही ना करे, वो ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू वो पॉलिसीज जो बाद में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को या ड्रॉप आउट हुए हुए बच्चों को लेके आती है, वो ज्यादा कॉस्टली पॉलिसीज होती हैं। तो आपको एज पॉलिसी मेकर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं आई वुड इनकरेज देम टू थिंक ऑफ दोज पॉलिसीज जो एक बच्चा एक दफा स्कूल आ गया ना, तो कोशिश करें कि उस बच्चे को रिटेन किया जाए। क्या चीजें हम करें, हम किस तरह से इंश्योर करें कि एक दफा वो बच्चा हमने स्कूल में ले लिया है तो वो बच्चा उस स्कूल को छोड़े ना, क्योंकि जब वो बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाएगा उसको वापस लाना is more difficult than having that child retained and kept in school. अच्छा, ये जरा बताइएगा कि अब इस सूरत हाल में इन बच्चों के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, के साथ साथ, क्योंकि इनके ख़ास एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनके सर्कमस्टांसेस हैं, इकोनॉमिक नीड भी है, इनको अपने फैमिलीज़ का भी हाथ बटाना है इन्होंने, और तालीम भी अगर इन्होंने हासिल करनी है, तो इस सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इनके लिए करिकुलम कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, इनके लिए स्कूल के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए कि जिसको ये इजीली परसू भी कर सकें अपनी एजुकेशन को मीनिंगफुली? तो थोड़ा सा प्लीज़ अगर इसके ऊपर आप लाइट डालिएगा। थैंक यू। As far as the interventions or policy effectiveness is concerned of different things, हमने ये सोचना है कि what best can we do? Even for example, girls who are adolescent girls, young लड़कियां जो हैं, जो for example out of school रह चुकी हैं for a very long time, who have either been out of school or who have dropped out for some reason, how do we provide them with the education to kind of bring them to a level of competency जिसके ऊपर वो उनकी productivity improve हो, कि वो इतनी उनके अंदर skills आएं कि वो आगे से अपनी हमारी society में meaningfully contribute कर सकें. So I think there are a number of things जो हम कर सकते हैं, not just for girls but out of school children, but also for dropouts, but also for child laborers, and especially those who are engaged in activities working, who need to work for their families, right? Who need to work for their families. So what can we do? So one of the things that has been particularly effective, one of the key things, एक चीज तो हमें सोचनी पड़ेगी कि हमें flexible होना पड़ेगा. We have to provide some kind of flexible solutions. ये जो एक स्कूल है जो सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर को 2 बजे बंद होता है, वो इन बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं है. और वो करिकुलम जो फास्ट पेस्ड है, जो बिल्ड करता है प्रीवियस नॉलेज पे, और फिर वो उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन द सिस्टम, और वो ड्रॉप्ड आउट, फॉर एग्जांपल एक बच्ची जो तीसरी जमात पढ़ के, चौथी जमात पढ़ के, दूसरी जमात पढ़ के निकल गई, क्या उसके लाइफ चांसेस हमेशा के लिए खत्म हो गए टू गेट एन एजुकेशन? No. So that's the whole point. We need to become more flexible as policy makers. So we could offer flexible schooling solutions for such children. We could also offer accelerated programs and a curriculum that's more accelerated, like more वही curriculum जिसको हम cater करें to these children and do it in a more compact period of time. I mean, another thing I think we also need to be mindful of, particularly for girls, or also for children who are more susceptible to child labor, is to combine some kind of life skills training into the schooling, general schooling curriculum as well. तो जैसे एक बच्चा है, उसको आप 13-14 years तक की एज के बाद आप उससे पहले तक जनरल स्कूलिंग प्रोवाइड करें, but उसके बाद उसको आप कोई some kind of vocational skills प्रोवाइड करें. So this can be helpful. So ये जो accelerated education programs हैं different मुल्कों के अंदर पायलट हुए हैं, यूज हुए हैं. So for example, युगांडा के अंदर रेफ्यूजी और डिस्प्लेस्ड बच्चों के लिए एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम था जो बहुत सक्सेसफुल रहा है. I mean, पाकिस्तान के अंदर there's a wonderful example and I'd like to give that.
ऑफ अ प्रोग्राम जो ITA ने, इदारा तालीम और रही ने इम्प्लीमेंट किया था। ये प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस के अंदर, पंजाब के अंदर सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। मुजफ्फर, लेट मी जस्ट क्विकली चेक, आई थिंक इट वाज बहावलपुर था, एक था मुजफ्फरगढ़ और एक रहीम यार खान। उसके अंदर 3 स्ट्रैंड्स थे इस प्रोग्राम में। एक रिमीडियल या एक्सेलरेटेड लर्निंग ब्रिजिंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं, एक उसका कंपोनेंट था स्किल्स या लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, और एक था लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन। तो ITA ने उन लड़कियों को टारगेट किया था, या तो वो आइदर वो कभी स्कूल नहीं गई या वो ड्रॉप आउट कर गई, मे बी बिकॉज ऑफ सम फैमिली सिचुएशन, बिकॉज दे गॉट मैरिड अर्ली, दे हैड सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, और दे बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, या वो चाइल्ड वर्कर्स थे। सो उन्होंने वो बच्चे जिन्होंने जो कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए उन्होंने 45 डेज के अंदर, 45 दिनों में एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसका नाम था चलो पढ़ो बढ़ो। और ये एक ना बर्स्ट्स ऑफ रिमीडियल लर्निंग प्रोवाइड करता था एक एक्सेलरेटेड फॉर्म में। तो लड़कियां जो ड्रॉप आउट हो गई थी उनके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को किया implement. So I think just a couple of things to say about this, क्योंकि इसकी एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन हुई थी जिसके अंदर जो एक्चुअली मैंने और एक कॉलीग ने यहाँ यूके के अंदर की थी, और we found some very interesting insights about this program. देखिए इस चीज को मत भूलें कि ये प्रोग्राम हमारी पंजाब की सदर्न डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ था, जहाँ पे लड़कियों की तालीम जो है वो चैलेंजिंग थी, स्पेशली लड़कियां जो एक सर्टेन उम्र की होती हैं। हमने ये नोट किया कि जो चलो पढ़ो बढ़ो था, ये जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम था जो टारगेट हुआ था नेवर इनरोल लड़कियों के लिए, आई मीन इन 45 डेज वो लड़कियां जिनको इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होने से पहले लिटरली जिनके बहुत पुअर लेवल्स थे लर्निंग के, उन्होंने बहुत जल्दी विद इन 45 डेज, उसके बाद उनको असेस किया गया, टेस्ट किया गया, तो दे हैड रीच्ड वेरी हाई लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन द डोमेन्स इन व्हिच दे वर टेस्टेड. So this was one key feature that we found, and we were very heartened by it. It is possible then to do like these bursts of remedial programs that can help girls. 2-3 चीजें हमने और अपनी रिसर्च से पता की कि देखिए इन इलाकों के अंदर जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करती है, उसके अंदर आप लड़कियों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अगर आप एक सिक्योर एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लड़कियों को प्रोवाइड करेंगे, तो जो ITA प्रोवाइड की थी एज पार्ट ऑफ देयर प्रोग्रामिंग, तो एक वो क्रिटिकल फैक्टर बन जाती है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीस गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ even if they're working in the house, yeah, and they're working as in domestic work, for example, अगर पेरेंट्स के साथ आप ये कमिटमेंट करें कि आपकी बच्ची को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में पिक किया जाएगा, स्कूल से ड्रॉप किया जाएगा, तो चांसेस आर कि वो पेरेंट्स जो थोड़े से कस्प पे बैठे हैं कि हम भेजें या ना भेजें, दे विल सेंड देयर डॉटर टू स्कूल. एक और चीज जो इस प्रोग्राम के अंदर हमने नोट की थी वो ये थी कि इंफॉर्मेशन सेशंस जो आप पेरेंट्स को बैठ के ये बताएं कि देखिए आपकी बेटी की तालीम क्यों इम्पोर्टेंट है, they will become aware of the value of the girls' education when you provide them with this awareness. उसके अलावा लड़कियों को जो vocational and life skills provide किए गए थे, according to our focus group discussions with the girls themselves, they found them extremely helpful. I think, in fact, you know, during COVID, as from what I have followed up the Sayani Sahelia program, we've noticed that, you know, girls have actually been making masks. So they have something to do. They can earn money from it. They can do all kinds of things. So we have to be flexible. We can provide accelerated programs. They can also be non-formal schools that cater directly to those children, for example, who have to work. They will be children who will have to combine work with schooling. And you want them to be able to combine work with schooling rather than for them to just work and get no schooling. So we have the duty of care towards them to do that. So one of the things we could do is give them options of shift schooling, accelerated programs, or non-formal schools that have served this useful function. So we need to make some minor adjustments to our pre-existing schooling system so that children can combine work and schooling. We need to also combine it with some kind of cross-sectoral approach where we offer like better health to the parents. So there's a lot of things that we can do together to bring these children into the kind of mainstream system, but not exactly the mainstream system. But also, ये भी बहुत important है कि we going forward we recognize that वो बच्चे जो domestic work कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं.
don't not count it as work, because if it means that that child is either not going to school at all or it's eating into their schooling time, then that is work, and we need to keep that in mind. So I think these are some of the things that we can do to try and help advance these children's education. थैंक यू सो मच। आपने डॉक्टर मनसा बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि चाइल्ड लेबर के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है और इनको किस तरह से तालीमी धारे में लाया जा सकता है और इनके लिए कैसे प्रोग्राम्स, कैसी स्कूलिंग और कैसे करिकुलम होना चाहिए। तो आई होप कि हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनके लिए भी ये उतना ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जितना कि हमारे लिए रहा है। तो थैंक्स अगेन सो मच डॉक्टर मुनज़्ज़ा। थैंक यू।